नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन देख लिया था। बड़ा ही दिलचस्प था हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है आज की क्लास। हड़प्पा सभ्यता की कला को आज हम देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है। कई अच्छी एग्जामों में भी ये जो है हड़प्पा सभ्यता की कला वाला पोर्शन लगा हुआ रहता है, यूपीएससी जैसी एग्जामों में भी, और जो मेंस जो लिखे जाते हैं उनमें भी ये टॉपिक रहता है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होती हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप की, मतलब ऑप्शन वाली जो प्रश्न बनाए जाते हैं, चाहे नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, स्कूल व्याख्याता का हो, प्रत्येक एग्जाम में कला से और सवाल जरूर आता है ना। तो मतलब सवाल कला वाले जो भाग है वहां से आने की संभावना प्रबल रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास को आप विशेष रूप से देखें। आज क्या मतलब कला पक्ष थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें 2 क्लास या संभवतः हड़प्पा सभ्यता की कला में हम 3 क्लास भी ले सकते हैं, जहां हमने धार्मिक जीवन एक क्लास में निपटाया, राजनीतिक जीवन एक क्लास में निपटाया, आर्थिक जीवन में जरूर हमने 2 दिन लिए, है ना। लेकिन कला जो है उसमें लगभग 3 दिन मुझे लगता है लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये पोर्शन है, मज़ा भी आएगा इसमें पढ़ने में, और मतलब यहाँ से सवाल भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, वो पुरानी क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि पुरानी क्लासों को देखे बिना ये वाली क्लास जो है समझ में आएगी नहीं, है ना। इसलिए आप पुरानी क्लासों को ज़रूर देखें। और जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पे जाके आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सारी सूचनाएं हैं वो वहाँ टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और जो आप स्क्रीन के कॉर्नर में जो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है उस पे व्हाट्सएप करके भी आप टेलीग्राम का लिंक मांग सकते हैं। मैं वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। कांटेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हम सीधे टॉपिक की ओर। ठीक है, तो मैं हेडिंग जमा देता हूं विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक होगा हमारा हड़प्पा सभ्यता का कला पक्ष, है ना। तो मैं हेडिंग जमा देता हूं, हड़प्पा सभ्यता की कला, हड़प्पा सभ्यता की कला। ठीक है विद्यार्थियों, अब कला में कई सारी चीजें हम देखते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी कला में मूर्ति कला को लेकर ही रहेगी। मूर्ति कला काफी महत्वपूर्ण है यहाँ की। बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, कहीं पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, तो कहीं धातु की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, तो कहीं मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में हम मूर्ति कला देखने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो मुहरें हैं वो देखेंगे, सील या मुहर, है ना। उसके बाद हम मणके देखेंगे, लिपि देखेंगे, है ना। और जो भी इसका जो कला पक्ष होगा वो प्रत्येक पोर्शन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूं 1 नंबर पे मूर्ति कला, है ना। तो मूर्ति कला में विद्यार्थियों क्या था, मूर्ति कला जो थी यहाँ की काफी अच्छी अवस्था में हम कह सकते हैं। और मूर्ति कला को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं विद्यार्थियों। 3 भाग कौन कौन से हैं? मूर्ति कला को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगी पत्थर की मूर्ति, ठीक है, पत्थर की मूर्ति हो जाएगी। एक हमारा हो जाएगा धातु की मूर्ति, है ना, धातु की मूर्ति। और एक प्यारे विद्यार्थी हमारी हो जाएगी मृण मूर्ति, है ना। मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति, है ना, मृण मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति। ठीक है, तो इन 3 डायमेंशंस पर हम बात करते हुए और हम इनकी जो मूर्ति कला है उसको हम पूरा पढ़ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इसको इसी प्रकार से बना के और आप हेडिंग डाल दीजिए पत्थर की मूर्ति। ठीक है, तो देखिए पत्थर की मूर्ति जो थी यहाँ पे विद्यार्थियों, वो खैर संख्या में तो कम बनी, बहुत कम संख्या में पत्थर की मूर्तियां बनाई गई थी यहाँ पे, लेकिन कला की दृष्टि से बड़ी उत्कृष्ट थी, अच्छी स्थिति में थी, है ना। संख्या की बात करें तो हम यहाँ पे करीब मोहनजोदड़ो से हमें
12 मूर्तियां पत्थर की मिली हैं, है ना। हड़प्पा से हमको 2 मूर्तियां पत्थर की मिली हैं। इसके अलावा हमको जो है बनावली से भी मिली हैं, है ना। और जो है हमें धौलावीरा से भी पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। इतनी है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम धातु की मूर्तियों की बात करेंगे, फिर हम मृण मूर्ति पे आएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं पत्थर की मूर्ति पे, ठीक है। पत्थर की मूर्ति, आप पत्थर की मूर्ति में आप कुछ बातें लिखें जो मैंने अभी आपको बोल के बताई। पत्थर की मूर्ति में, है ना, पत्थर की मूर्ति, ठीक है। इसमें देखो क्या लिख सकते हैं कि एक तो हम लिख सकते हैं कि कला की दृष्टि से, कला की दृष्टि से उत्कृष्ट थी, कला की दृष्टि से उत्कृष्ट थी, है ना। पत्थर की जो मूर्तियां हैं उसी को हम पढ़ रहे हैं। कला की दृष्टि से एक तो उत्कृष्ट थी, संख्या में कम थी विद्यार्थियों। क्या थी? संख्या में कम थी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं संख्या में कम थी, संख्या में कम थी। कितनी कम थी? जैसे मैं यहां पे आपको दर्शाना चाहूं तो हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो से 12 मिली हैं। कितनी? मोहनजोदड़ो से 12 मिली हैं। हड़प्पा से हमको केवल 2 मिली हैं, है ना, केवल 2। इसके अलावा हमको कुछ अन्य भी मिली हैं ना, कुछ अन्य जगह से भी मिली हैं। कुछ अन्य जगह में हम लिख सकते हैं यहाँ पे धौलावीरा लिख सकते हैं, धौलावीरा। नेवला व गिरगिट की मूर्ति मिली है धौलावीरा से, है ना, सॉरी, धौलावीरा लिख सकते हैं। इसके अलावा बनवाली लिख सकते हैं, बनावली या बनवाली, इसको ना कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से कुछ मूर्तियां इस प्रकार से हमको मिली हैं, ठीक है। ये तथ्यात्मक आंकड़ा हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो जो थी पत्थर की मूर्तियां, देखो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हो गई और संख्या में कम थी, ठीक है। ये थी पत्थर की मूर्तियों की प्यारे विद्यार्थियों विशेषताएं। अब हम देखते हैं पत्थर की मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्ति थी, वो हम देखें तो एक जो हमें मिलती है विद्यार्थियों, योगी की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, है ना। योगी की मूर्ति काफी इंपॉर्टेंट है वो योगी की मूर्ति। उसकी हम सारी विशेषताओं को लिखेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। योगी की मूर्ति, है ना। तो मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं प्रमुख मूर्तियां, है ना। यहां पे हेडिंग जमा देते हैं हम प्रमुख मूर्तियां, ठीक है, प्रमुख मूर्तियां। अब प्रमुख मूर्तियों में एक नंबर पे मैं यहां पे जमाना चाहूं, एक नंबर पे यहां पे लिख देता हूं योगी की मूर्ति, है ना, योगी की मूर्ति, ठीक है, योगी की मूर्ति। ये हो गया विद्यार्थियों हमारे योगी की मूर्ति, हेडिंग मैंने जमा दी। अब ये जो मूर्ति थी विद्यार्थियों योगी की मूर्ति, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। कहां से मिलती है? तो मैं यहां पे लिखना चाहूं इसकी विशेषता, यहां पे मैं लिख दूं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से मिली, है ना। मोहनजोदड़ो से तो मिली थी ये, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली थी। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, इसे योगी की मूर्ति किसने कहा है? तो योगी की मूर्ति इसको कहा है आरपी चंद्रा ने, है ना। तो मैं यहां पे लिखना चाहूं आरपी चंद्रा ने इसे योगी की मूर्ति कहा है, योगी की मूर्ति कहा, है ना। आरपी चंद्रा ने इसे योगी की मूर्ति कहा। और जो मैके महोदय था, अर्नेस्ट मैके ने इसे पुजारी की मूर्ति कहा था। क्या कहा था? पुजारी की मूर्ति। किसने कहा था? मैके ने कहा था। मैके ने इसे पुजारी की मूर्ति कहा, ठीक है। मैके ने इसे पुजारी की मूर्ति कहा, ठीक है। मैके ने इसे क्या कहा? पुजारी की मूर्ति कहा। और ए.एल. बाशम
ए एल बाशम जो थे, जिन्होंने अद्भुत भारत नाम से एक पुस्तक लिखी थी, द वंडर दैट वाज इंडिया, ए एल बाशम ने, ठीक है। ए एल बाशम ने इसे जो है एक मंगोल की मूर्ति कहा था, क्योंकि इसके सिर पर बाल नहीं थे और मूछें नहीं थी, है ना। मूछें व सिर पर बाल नहीं होने के कारण ए एल बाशम ने इसे एक मंगोल की मूर्ति कहा है ना। तो हम ये बात यहां पे लिखेंगे कि ए एल बाशम ने, ए एल बाशम, ये वही ए एल बाशम है विद्यार्थियों, कौन से, जिन्होंने द वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक लिखा, और ए एल बाशम के नेतृत्व में ही रोमिला थापर और रामचरण शर्मा साहब जैसे विद्वानों ने और अपनी पीएचडी पूरी की थी, है ना। तो ये थे ए एल बाशम। ए एल बाशम ने इस मूर्ति को मंगोल की मूर्ति कहा, मंगोल की मूर्ति कहा क्योंकि इसके मूछें व सिर पर बाल नहीं थे, मूछें व सिर पर बाल नहीं थे, है ना। मूछें व सिर पर बाल नहीं होने के कारण ए एल बाशम ने इसे मंगोल की मूर्ति कहा है, ठीक है। ये हो गई इसके नाम के बारे में कि इसको किसने क्या कहा। अब आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसकी आखिर क्या विशेषताएं हैं, है ना, इसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना। विशेषताओं की हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें, मैं यहाँ पे लिखूं विशेषताएं, है ना। विशेषताएं क्या थी इसकी, विशेषताएं, है ना, किसकी, ये जो योगी की मूर्ति है, इस योगी की मूर्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसकी विशेषताओं में हम लिखें तो एक तो यह सांभवी मुद्रा में थी, है ना। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा सांभवी मुद्रा में, आप इसे देख सकते हैं ना, सांभवी मुद्रा में थी, ठीक है। आप योगी की मूर्ति नाम से सर्च मारोगे तो गूगल पे आपको इसका चित्र मिल जाएगा, फिर आप देख सकते हैं कि सांभवी मुद्रा क्या होती है ना। दरअसल अब शब्दों के माध्यम से और उस स्थिति को बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो सांभवी मुद्रा में थी, है ना। जैसा कि हमने लिखा कि मूछें नहीं है पर सजी हुई दाढ़ियां हैं, है ना। मूछें नहीं है, मूछें नहीं है मगर सजी हुई दाढ़ी है, सजी हुई दाढ़ी है, मूछें नहीं मगर सजी हुई दाढ़ी है, ठीक है। आंखें जो हैं बाद में लगाई गई लगती हैं, जो कि सीप की बनी हुई हैं, है ना, सीप की आंखें। और क्या है, आंखें बाद में लगाई लगती हैं, जो कि सीप की बनी है, ठीक है। सीप क्या होता है, समुद्र में पाया जाता है, काफी गहराई में पाया जाता है सीप, जिसके अंदर मोती निपजते हैं, मोती, है ना। कहते हैं ना, बिना सीप महामोती निपजे। तो मोती जो होता है ना, वो सीप के अंदर निपजता है ना। जिसको हंस चुगता है, कहते हैं ना कि जो हंस होता है ना, वो मोती ही चुगता है, वरना वो भूखा रह लेता है ना। तो वो सीप उसकी बनी हुई थी आंखें, है ना। इसके अलावा और हम देखें तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो ललाट था, ललाट, यहाँ पे एक चक्र बना हुआ है ना, ललाट पे चक्र है इसके, है ना। ललाट पे क्या है, चक्र बना हुआ है, ललाट पर चक्र बना हुआ है, चक्र बना है, ललाट पर चक्र बना है, ठीक है। ललाट पर चक्र बना है। इसके अलावा यह सोल ओढ़ रखी है एक, है ना, सोल ओढ़े हुए है ना, सोल ओढ़े हुए है, सोल ओढ़े हुए है,
सोल ओढ़े हुए है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी प्यारे विद्यार्थियों। ललाट पर चक्र का होना, सोल ओढ़े हुए होना, है ना, सांभवी मुद्रा में होना, है ना, मूछें नहीं मगर सजी हुई दाढ़ी है, आंखें बाद में लगाई गई लगती हैं, ललाट पर चक्र है। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं जो थी विद्यार्थियों मैंने आपको यहाँ पे बताई, और इसको किसने क्या कहा ये भी हमने यहाँ पे जान लिया। तो ये थी हमारी योगी की मूर्ति जिसकी प्रमुख विशेषता हमने जान ली है यहाँ पे। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके अलावा हम देखें अन्य हमको जो मूर्तियां मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, वो हमें मिलती हैं जैसे मोहनजोदड़ो से ही जो है कुछ मूर्ति है। एक मूर्ति ऐसी मिली है जो मूर्ति क्या एक पत्थर की मूर्ति मिली है जो सिर रहित है ना, सिर रहित एक मूर्ति मिली है जिसका वजन लगभग 14 ग्राम का है। कितना है? मात्र 14 ग्राम का, एक 14 ग्राम की एक सिर रहित मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तो वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा प्रमुख मूर्तियों में ही। मैं यहाँ पे एक तो ये लिख दी हमने योगी की मूर्ति। दूसरी बात हम इसमें लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट के रूप में लिख सकते। दूसरा पॉइंट क्या, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मोहनजोदड़ो से मिली है वो। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से एक सिर रहित मूर्ति मिली है। सिर रहित श्वेत पत्थर की मूर्ति है ना, सिर रहित श्वेत पत्थर की मूर्ति मिली है। श्वेत पत्थर की मूर्ति मिली है जिसका वजन 14 ग्राम है। कितना है? 14 ग्राम है, जिसका वजन 14 ग्राम है। ठीक है, जिसका वजन कितना है? 14 ग्राम है। ठीक है, एक मोहनजोदड़ो से एक सिर रहित श्वेत पत्थर की मूर्ति मिली है जिसका वजन कितना है? 14 ग्राम है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका वजन कितना है? 14 ग्राम है। इसके अलावा हम देखें तो यहां से एक नग्न मूर्ति भी मिली है जो कि एक पुरुष की मूर्ति भी मिली है जो कि अकड़ अवस्था में बैठी हुई है ना। पुरुष की मूर्ति है जो कि अकड़ अवस्था में बैठी हुई है। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मोहनजोदड़ो से ही मिली है। यहां से एक पुरुष मूर्ति मिली है जो कि अकड़ अवस्था में है, जो कि अकड़ अवस्था में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहां से एक पुरुष मूर्ति मिली है जो कि एक अकड़ अवस्था में है। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों हमारे जो मोहनजोदड़ो से जो हमें प्रमुख रूप से मिली है ना मूर्तियां, वो 3 मूर्तियां आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो योगी की मूर्ति ध्यान रखें। ठीक है, एक हम ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो से सिर रहित श्वेत पत्थर की मूर्ति मिली है। धड़ रहित सिर मिला है। ये थोड़ा सा एक उल्टा हो गया, सिर रहित नहीं है, धड़ रहित सिर मिला है जिसका वजन कितना है? 14 ग्राम का है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। मोहनजोदड़ो से एक सिर धड़ रहित, धड़ नहीं है, केवल सिर मिला है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। मोहनजोदड़ो से एक धड़ रहित सिर मिला है ना, धड़ रहित सिर, धड़ रहित सिर की मूर्ति मिली है जिसका वजन 14 ग्राम है। ठीक है, एक हो गया ये, और एक हो गया यहां से एक पुरुष मूर्ति मिली है जो कि अकड़ अवस्था में है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से जो हमें मिलती हैं विद्यार्थियों
एग्जाम की दृष्टि से 3 मूर्तियां काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसे उतारिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं और आगे हम आते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हम देखेंगे कि अन्य जो हड़प्पा से और हड़प्पा से और जो है धोलावीरा से और चनुदड़ो से जो हमें मूर्तियां मिली हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं विद्यार्थियों। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पत्थर की मूर्तियां ना, पत्थर की मूर्तियां पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। मैं इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है, धातु की मूर्ति और इसको मिटा देता हूं। पत्थर की मूर्तियां हम पढ़ रहे हैं। पत्थर की मूर्तियों में हमने अभी ये जाना है कि मोहनजोदड़ो से और कौन कौन सी मूर्तियां हमको प्राप्त होती हैं। मिलती तो यहां से विद्यार्थियों और भी हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये 3 मूर्तियां ही काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम प्रत्येक मूर्ति को नहीं पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे नंबर पे यहाँ पे डाल सकते हैं हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां ना, हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां। ठीक है, उस हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां, पिछले वाले पॉइंट में आप एक हेडिंग डाल देना भले ही कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां, और फिर डालना योगी की मूर्ति, है ना, हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां। ठीक है, तो इसमें विद्यार्थियों यहां से हमें 2 मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, 2 मूर्तियां मिलती हैं, तो मैं यहां पे लिखूं 2 मूर्तियां मिलती हैं, जिसमें से एक जो मूर्ति है वो लाल बलुए पत्थर से बनी हुई है, लाल बलुए पत्थर से, और वो एक पुरुष की मूर्ति है और योग की मुद्रा में है वो, है ना, योग की मुद्रा में है। और जो दूसरी मूर्ति मिली है विद्यार्थियों वो काले सलेटी रंग के पत्थर की बनी हुई है, एक पुरुष की मूर्ति है और वो नृत्यरत मुद्रा में है। किसमें? नृत्यरत मुद्रा में है। तो ये जो नृत्यरत मुद्रा वाली मूर्ति है, सॉरी, इस नृत्यरत मुद्रा वाली मूर्ति को मार्शल ने और आद्य नटराज कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। 2021 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी उसमें यह सवाल पूछा गया था कि नटराज की मूर्ति हमें कहां से मिली है, तो सीधा जवाब निकलता था हड़प्पा से, है ना, हड़प्पा स्थल की बात हो रही है ना। तो ये बात हम यहां पे लिखते हैं विद्यार्थियों। क्या बात है कि यहां से हमें 2 मूर्तियां प्रमुख रूप से मिली हैं, प्रमुख रूप से मिली हैं, है ना। 2 मूर्तियां प्रमुख रूप से मिली हैं। 2 कौन कौन सी हैं विद्यार्थियों? एक नंबर पे मैं डालूं तो लाल बलुए पत्थर से बनी, लाल बलुए पत्थर से बनी पुरुष की योग की मुद्रा में मूर्ति, योग की मुद्रा में मूर्ति, है ना, योग की मुद्रा में मूर्ति। एक तो हो गई ये लाल बलुए पत्थर वाली, तो है पुरुष की मिली है दोनों ही, लेकिन ये तो लाल बलुए पत्थर की है जो कि योग की मुद्रा में है। ये ध्यान रखना, पूछते हैं योग की मुद्रा में जो है वो किस रंग की है या किस पत्थर की है ना, या लाल बलुए पत्थर की है वो किस मुद्रा में है ना, या योग की मुद्रा में है वो किस पत्थर की है। इस प्रकार से सवाल एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि यहां से पिछले एग्जाम में सवाल बना है तो एग्जामिनर क्या होता है कि और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वहां से कुछ और तोड़ फोड़ करके और सवाल निकालने का प्रयास करता है ना। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरी जो मूर्ति मिली है विद्यार्थियों वो मिली है काले सलेटी रंग की, है ना, काले सलेटी रंग की, है ना, काले सलेटी रंग की पुरुष की नृत्य रत मुद्रा में मिली है, नृत्यरत मुद्रा में मिली है। ठीक है, नृत्यरत मुद्रा में मिली है। अब ये नृत्यरत मुद्रा में मिलने के कारण इसको मार्शल ने जो है आद्य नटराज कहा है, आद्य नटराज, है ना,
ये शिव का ही रूप माना जाता है। आपको पता होगा शिव ऐसे ऐसे तांडव करते हुए, इस प्रकार से डांस करते हुए आपने शिव की कई बार मूर्ति देखी होगी। पहले हमारे रजिस्टर आते थे नटराज कंपनी के, है ना, उसमें भी एक ऐसे गोल एक लोगो टाइप का आता था और उसमें शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया था। वो जो आकृति थी ऐसे तिरछे तिरछे खड़े रहते थे, एक हाथ ऊपर एक हाथ कमर पे और एक हाथ में डमरू बजाते हुए, कुछ इस प्रकार की आकृति हमको देखने को मिलती थी। तो वो जो आकृति है ना, वो नटराज की आकृति है और वो हमें हड़प्पा से मिली है और उसी की बात कर रहे हैं हम, ये नृत्य रथ मुद्रा वाली, है ना। तो इसी को मार्शल ने क्या कहा है, आद्य नटराज कहा है ना। तो मैं यहां पे लिखूं इस मूर्ति को मार्शल ने क्या कहा है, आद्य नटराज कहा है ना, आद्य नटराज कहा है, आद्य नटराज कहा है। वहीं वीएस अग्रवाल ने इसको नव यौवन नृत्य कहा था। हाँ, वीएस अग्रवाल ने क्या कहा था, नव यौवन नृत्य कहा था। ठीक है, तो वीएस अग्रवाल साहब ने वीएस अग्रवाल ने इसे नव यौवन नृत्य कहा था। ठीक है, वीएस अग्रवाल साहब ने इसे क्या कहा था, नव यौवन नृत्य कहा था। ठीक है, आप इसमें से इस वाली बात को काफी विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछी जाती है। ठीक है, आगे भी पूछी जा सकती है। तो हड़प्पा से ये हमें हो गया। ठीक है, तीसरे पॉइंट के रूप में हम यहां पे लिखना चाहें धौलावीरा से प्राप्त मूर्तियां, है ना, धौलावीरा से प्राप्त मूर्तियां। ठीक है विद्यार्थियों, धौलावीरा से हमें किस किस प्रकार की मूर्ति मिली है। धौलावीरा से विद्यार्थियों एक तो मिली है गिरगिट और नेवले की मूर्ति मिली है ना। किसकी, गिरगिट और नेवले की मूर्ति मिली है ना। गिरगिट व नेवले की मूर्ति मिली है, गिरगिट व नेवले की मूर्ति मिली है, गिरगिट व नेवले की मूर्ति मिली है। इसके अलावा विद्यार्थियों यहां से हमें एक और मिली है, एक नग्न पुरुष की मूर्ति मिली है जो अकड़ अवस्था में है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अकड़ अवस्था में नग्न पुरुष की मूर्ति, है ना, नग्न पुरुष की मूर्ति। ठीक है, नग्न अवस्था में अकड़ अवस्था में नग्न पुरुष की मूर्ति। ठीक है, तो एक धौलावीरा से हमें ये चीजें मिली हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा हम बात करें तो जो है बनावली की बात करें हम, बनावली से एक पुरुष की मूर्ति मिली है जो कि नट का प्रदर्शन कर रहा है। किसका प्रदर्शन कर रहा है विद्यार्थियों, नट का प्रदर्शन करते हुए एक पुरुष की मूर्ति मिली है। कहां से, बनावली से मिली है। तो ये बात और हम यहाँ पे लिख दें, चौथे पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं बनावली का नाम लिख सकते हैं, बनावली, है ना। बनावली से क्या मिला है, एक पुरुष है जो कि नट का प्रदर्शन करते हुए है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नट का प्रदर्शन करते हुए पुरुष की मूर्ति मिली है ना। नट का प्रदर्शन करते हुए पुरुष की मूर्ति मिली है। तो बनावली से हमारा ये बात हो गई। ठीक है, तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों पत्थर की मूर्तियों में प्रमुख वो मूर्तियां जिनसे अक्सर सवाल बन जाता है। ठीक है, यहां से ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना डिटेल से करवा रहा हूं कि इतना ना यूपीएससी में भी संभवतः इतना नहीं पूछा जाता है ना।
इसलिए आप निश्चिंत होके और इतना पढ़ लें, पर्याप्त है। ठीक है, आप इसको उतारे, मैं हट जाता हूं और हम आते हैं अगली स्लाइड पे और हम आते हैं धातु की मूर्तियों के ऊपर। ठीक है, धातु की मूर्तियों पे आते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो मेरे साथियों, धातु की मूर्तियों की भी अपनी कुछ विशेषताएं थी। यहाँ पे जो है कांस्य की मूर्ति, कांस्य धातु की मूर्ति खूब मिली हैं। उसके अलावा तांबे की भी मिली हैं। तांबे की मूर्तियां अधिक हैं, कांस्य की मूर्तियां थोड़ी कम हैं, क्योंकि कांसा यहाँ पे थोड़ा उपलब्ध हो नहीं पाता था। कांसा बनाया जाता था तांबे को मिलाकर। तांबा भी जो है खेतड़ी की खानों से, राजस्थान की जो खेतड़ी की खानें थी वहां से ये लोग ले जाते थे वहां पर, है ना, हड़प्पा में, और तब जाके ये जो है तांबे की और तांबे से कांसा बनाते थे, फिर कांसे की मूर्तियां बनाते थे, है ना, वो सारी बातें होंगी। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, दूसरे नंबर पे हेडिंग डाल देते हैं। एक नंबर पे तो पत्थर की मूर्तियां पढ़ी, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे धातु की मूर्ति, है ना, धातु की मूर्ति। ठीक है, धातु की मूर्तियों में हम एक दो बात रखेंगे। सबसे पहले तो हम धातु की मूर्तियों में ये बात रखेंगे कि अधिकांश मूर्तियां जो हैं वो तांबे की हैं, फिर कांस्य की हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अधिकांश मूर्तियां किसकी हैं? अधिकांश मूर्तियां तांबा धातु की वे कुछ कांस्य की हैं, कुछ कांस्य निर्मित हैं, है ना, कुछ कांस्य निर्मित हैं। ठीक है, कांस्य निर्मित हैं, एक बात हो गई ये। ठीक है, और कांस्य की जो मूर्ति, अच्छा, धातु की जो मूर्तियां हैं विद्यार्थियों, वो कुछ मूर्तियां पशुओं की भी बनाई गई थी, कुछ मूर्तियां मनुष्यों की बनाई गई थी, और कुछ मूर्तियां जो हैं वो प्रकृति की भी बनाई गई थी, है ना, प्रकृति की भी बनाई गई थी। और ये जो मूर्तियां बनाते थे उसकी जो विधि थी वो मधुच्छिष्ट विधि थी, है ना, मधुच्छिष्ट विधि। मधुच्छिष्ट विधि में क्या होता था विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये क्या करते थे कि मोम लेते थे, मोम, और मोम की मूर्ति बना देते थे। ठीक है, मोम की मूर्ति बना दी, उसके बाद क्या करते थे कि उसके ऊपर मिट्टी थोप देते थे, है ना, मिट्टी, काफी सारी मिट्टी थोप देते थे। ठीक है, काफी सारी मिट्टी थोपी और फिर उसको धूप में सुखा देते थे। ठीक है, जैसे ही वो धूप में सूख जाती थी मिट्टी, है ना, सूखने के बाद क्या करते थे, उसको फिर आग में रख देते थे। ठीक है, आग में रखने से क्या होता था कि वो जो मोम होता था, मोम की जो मूर्ति बनाई गई थी वो पूरी पिघल जाती थी, है ना। अब मोम की पूरी मूर्ति पिघल के और उस मिट्टी से बाहर आ जाती थी। अब मिट्टी से बाहर आने के बाद अब आप अंदाजा लगाइए कि वो जो मूर्ति की आकृति थी वो आकृति का साचा एक प्रकार से वो मिट्टी बन गई है ना। मोम की जो आकृति थी उसी आकृति का साचा बन गया एक तरीके से वो जो मिट्टी थी। अब उसमें फिर वो है जो जिस भी धातु की मूर्ति बनानी रहती थी वो उसमें भर दिया जाता था, तो वो उसी मूर्ति का आकार ले लेती थी जो मूर्ति हमने मोम की बनाई थी, है ना। ये थी मधुच्छिष्ट विधि, है ना, आप समझ गए होंगे। तो प्रक्रिया कभी आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किस प्रक्रिया से और धातु की मूर्तियां वो लोग उस जमाने में बनाते थे, तो हम कह सकते हैं मधुच्छिष्ट विधि। ठीक है, यानी कि पहले मोम की मूर्ति बनाई, उसके चारों ओर मिट्टी बना दी, मिट्टी थोप दी जाती थी, काफी सारी मिट्टी थोप दी जाती थी। ठीक है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता था। जब वो धूप में अच्छे से सूख जाती थी तो फिर उसको आग के समीप लाया जाता था। अब आग के समीप लाने से मिट्टी तो जो है पक जाएगी, है ना, और उसके अंदर का मोम जो है वो पिघल के बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही मोम पिघल के बाहर आएगा तो चूंकि मोम की जिस आकृति की हमने मूर्ति बनाई थी उस आकृति का सांचा वो मिट्टी का बन चुका है। अब उसमें हमको जिसकी भी मूर्ति बनानी है, मिट्टी की बनानी है तो मिट्टी भर देंगे उसमें, और धातु की बनानी है तो धातु भर देंगे। और जैसे ही हम धातु भरेंगे और उसको पकाएंगे, ऊपर से मिट्टी को फोड़ दो, वो मूर्ति की मूर्ति बच जाएगी, बस, है ना। इस प्रकार का मामला था। तो आइए विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस बात को। एक बात तो हमने ये लिखी थी कि अधिकांश मूर्तियां तांबा धातु की व कुछ कांच निर्मित थी। ये मूर्तियां
मधुच्छिष्ट विधि से मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी, है ना। मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। एक बात हो गई ये। इसके अलावा किस किस की मूर्ति ये लोग बनाते थे? एक तो मानव की बनाते थे, मानव की, एक ये पशु की भी बनाते थे, और कुछ प्रकृति की भी बनाते थे। प्रकृति की भी मूर्तियां बनाई जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था हमारा इस धातु की मूर्ति की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जो कॉमन विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं धातु की प्रमुख मूर्तियां आखिर कौन कौन सी हैं, कहां कहां से वो मिली हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। काफी महत्वपूर्ण ये पोर्शन है विद्यार्थियों, आप बड़े गौर से सुने। मैं यहाँ पे हेडिंग जमा देता हूं, आप भी हेडिंग जमाइए। प्रमुख मूर्तियां कौन सी हो गई? प्रमुख मूर्तियां। ठीक है, प्रमुख मूर्तियों में हम सबसे पहला जो नाम लिखेंगे विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण नाम है, और वो है नर्तकी की मूर्ति, है ना। नर्तकी की मूर्ति बहुत पढ़ा होगा आपने, कई जगह हमने देखा भी है। नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति। देखिए विद्यार्थियों, बहुत बड़ी मूर्ति नहीं थी, मात्र 10 सेंटीमीटर की, कितना सा आता है 10 सेंटीमीटर, छोटा सा आता है ना, 10 सेंटीमीटर की ये मूर्ति थी, और मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई थी। मैके महोदय को 1926 में मिली थी। कांस्य धातु की ये बनी हुई थी, और वर्तमान की हम बात करें तो ये दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है ना। और क्या इसकी विशेषताएं थी मैं आपको बताऊं। एक तो ये जो थी बड़ी ही भद्दी मूर्ति है, गले में इस के हार पहना हुआ है, घुटने से नीचे ये टूटी हुई है ना, और गले में हार है, बालों में जूड़ा पहने हुए है, जो दायां हाथ है वो कमर पे है, 4 चूड़ियां हैं, बायां हाथ है घुटने तक जाता है, इस ऐसी अवस्था में है, बायां हाथ घुटने तक जाता है, और बाएं हाथ में लगभग 24 या 25 चूड़ियां हैं, मतलब पूरी गिनी नहीं गई है, पास पास होने के कारण कंफ्यूजन है, लेकिन 24 या 25 में से कोई एक आंकड़ा है। आज तक पुरातत्वविद ये तय नहीं कर पाए हैं कि 24 है या 25 है, तो किताबें यही बताती हैं कि 24 या 25 चूड़ियां पहनी हुई है। ठीक है, तो ये जो बात थी मैंने आपको बताई। हाँ, मार्शल महोदय जो हैं इसे आदिवासी स्त्री कहते हैं, है ना। उसी प्रकार इसको जो अन्य विद्वान भी, अंग्रेज जो है इसको डांसिंग गर्ल का नाम देते हैं, है ना, डांसिंग गर्ल का नाम देते हैं। वहीं जो है ठाकुर प्रसाद वर्मा जो है वो इसे पार्वती की मूर्ति बताते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो हम लिखते हैं विद्यार्थियों, नर्तकी की मूर्ति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो नर्तकी की मूर्ति में हम आते हैं साथियों। नर्तकी की मूर्ति एक तो हम लिखें यहाँ पे कि 1926 ईस्वी में मैके को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1926 ईस्वी में मैके महोदय को और मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। 10 सेंटीमीटर की है और कांस्य धातु की बनी हुई है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं 10 सेमी की व कांस्य धातु की बनी हुई है। कांस्य धातु की बनी है ना, कांस्य धातु की बनी है, और वर्तमान में जो है ये दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ, कब? वर्तमान में, है ना। वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। ये बात हुई, इसकी कुछ बेसिक बातें थी। अब इसकी जो है विद्यार्थियों जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं
वो हम देख लेते हैं कि इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखो, मार्शल ने इसको आदिवासी स्त्री कहा था। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मार्शल ने इसे आदिवासी स्त्री कहा। क्या कहा? आदिवासी स्त्री कहा। मार्शल ने इसको आदिवासी स्त्री कहा। वहीं स्टुअर्ट पिगट ने इसको बलूची नारी कहा, कि बलूचिस्तान की नारी कहा, है ना। पिगट महोदय ने, स्टुअर्ट पिगट ने इसे बलूची नारी कहा। क्या कहा है? बलूची नारी कहा है, है ना। और उसी प्रकार ठाकुर प्रसाद वर्मा की बात करें, ठाकुर प्रसाद वर्मा ने इसे पार्वती कहा है। क्या कहा है? पार्वती कहा है। ठाकुर प्रसाद वर्मा ने इसे पार्वती कहा है। और हम बात करें, अंग्रेजों ने इसको जो कहा है विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने इसको डांसिंग गर्ल कहा है ना। अंग्रेजों ने क्या कहा है? डांसिंग गर्ल कहा है। अंग्रेजों ने इसे डांसिंग गर्ल कहा है, है ना। अंग्रेजों ने इसे क्या कहा था? डांसिंग गर्ल कहा था। ये थी इसकी नर्तकी के बारे में एक बेसिक सूचना। अब देखते हैं हम कि हम नर्तकी की मूर्ति की प्रमुख विशेषताएं आखिर क्या क्या थी, है ना। प्रमुख विशेषताएं हम देखें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी, चलो यहीं पे लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप उसके नीचे, आप तो नीचे लिख लेना रजिस्टर में, मैं लिखता हूँ यहाँ पर विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? इसकी विशेषताओं में थी, एक तो हम लिख दी कि कांस्य धातु की बनी हुई थी, है ना। हम लिखें कि एक तो यह जो है घुटने से नीचे, ये तो एक तो भद्दी थी, है ना। यह भद्दी थी, है ना। देखने में कैसी थी? भद्दी थी। एक तो देखने में भद्दी थी। दूसरी हम लिखें इसमें तो हम लिख सकते हैं कि घुटने से नीचे टूटी हुई है, घुटने से नीचे कैसी है? टूटी हुई है, ठीक है। सॉरी, घुटने से नीचे टूटी हुई है। अगली विशेषता हम देखें तो गले में हार पहने हैं, सिर के बालों पर जूड़ा है ना। सिर के बालों पर जूड़ा है, सिर के बालों पर क्या है? जूड़ा है। और हम देखें दायां हाथ जो है, दायां हाथ कमर है, जिसमें 4 चूड़ियां हैं, ठीक है, जिसमें 4 चूड़ी हैं। ऐसे ही बायां हाथ घुटने पर है, जिसमें बायां हाथ घुटने पर है, जिसमें 24 या 25 चूड़ियां हैं, 24 या 25 चूड़ियां हैं, ठीक है। 24 या 25 चूड़ियां हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी प्रजाति देखें तो ये आद्य काकेशियन प्रजाति की है ना। आद्य काकेशियन प्रजाति की है, या हम प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड कह सकते हैं इसको, है ना। तो इसकी प्रजाति क्या है? इसकी प्रजाति हम देखें विद्यार्थियों तो इसकी प्रजाति कैसी है? इसकी प्रजाति हो जाएगी आद्य काकेशियन, है ना। आद्य काकेशियन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड,
ऑस्ट्रेलॉयड, है ना, प्रजाति हो गई है इसकी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जो थी प्यारे विद्यार्थियों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नर्तकी की मूर्ति के बारे में काफी बार ये विशेषताएं पूछ लेते हैं। किसने इसको क्या कहा था, ये भी पूछ लेते हैं यहां से। ठीक है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये कांस्य धातु की बनी हुई थी, 10 सेंटीमीटर की थी, वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। मोहनजोदड़ो से मिली थी, मैके को मिली थी, 1926 में मिली थी। देखने में भद्दी है, घुटने से नीचे टूटी हुई है, कमर में जो है गले में जो है सोने का हार है ना, और माथे पे जो है बालों में जूड़ा पहने हैं, सीधे हाथ में 4 चूड़ियां जो कि कमर पे है, बायां हाथ घुटने पे है जिसमें करीब 24 या 25 चूड़ियां हैं, और आद्य काकेशन इसकी प्रजाति है। ये तो हो गई इसकी कुछ प्रमुख बातें। अब हम आते हैं अन्य मूर्तियों पे, है ना। अन्य मूर्तियां जो कहां से मिली हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा अन्य मूर्तियां। ठीक है, अन्य मूर्तियां हम यहां पे लिख लेते हैं। अन्य मूर्तियां 2 नंबर में डाल देता हूं इसको। 1 नंबर हमने ये डाला था, अब 2 नंबर पे हम अन्य मूर्तियां डाल देते हैं, है ना, अन्य मूर्तियां। ठीक है, अन्य मूर्तियां डाल देते हैं। तो इसमें हम डालें तो हम क्या डाल सकते हैं। एक तो हमें मिला है भैया तांबे की जो है रथ मिला है। एक तो दैमाबाद से कांसे का बना रथ मिला है, कांसे का रथ जो मिला है दैमाबाद से मिला है, हम पहले भी लिख चुके हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि एक तो कांसे का रथ मिला है, ब्लैक पेन से लिखता हूं, कांसे का रथ कहां से मिला है, कांसे का रथ ये कहां से मिला है, दैमाबाद से मिला है ना, दैमाबाद, कांसे का रथ जो है दैमाबाद से मिला है। ठीक है, कांसे का रथ दैमाबाद से मिला है। इसके अलावा हम बात करें तो जो है कांसे का ही एक वृषभ मिला है, कांसे का ही एक बैल की आकृति मिली है कालीबंगा से, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कांसे का वृषभ, कांसे का वृषभ वो मिला है हमको कालीबंगा से। वैसे कालीबंगा जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम इसको पढ़ने वाले हैं, कालीबंगा को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें यहाँ से हमको कुत्ता, बिल्ली और कबूतर की मूर्तियां भी मिली हैं लोथल से, है ना, लोथल से मिली हैं। ठीक है, तो कहाँ से मिली हैं, लोथल से हमको क्या मिली हैं, कुत्ता, बिल्ली और कबूतर, कुत्ता, बिल्ली और कबूतर की मूर्ति। ठीक है, ये कहां से मिली है, लोथल से मिली है विद्यार्थियों, लोथल से। ठीक है, लोथल से मिली है। इसके अलावा हम बात करें तो हमको मानव की मूर्तियां भी मिली हैं, तांबे, ये तांबे की है। ठीक है विद्यार्थियों, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर की ताम्र मूर्ति लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ताम्र मूर्ति। ठीक है, ताम्र मूर्ति। ठीक है, कबूतर की ताम्र मूर्ति कहां से मिली है, ताम्र मूर्ति लोथल से। ठीक है, लोथल से मिली है। इसके अलावा हम बात करें यहां से तो मानव की तांबे की बनी मानव मूर्ति, ये हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है ना, तांबे की, हाँ तांबे की मानव मूर्ति, तांबे की मानव मूर्ति जो है ये हमें मिली है विद्यार्थियों, तांबे की मानव मूर्ति मिली है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, है ना, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा हम बात करें तो हमें फागता पक्षी व एक स्त्री की मूर्ति मिली है जो कि भाला फेंक रही है ना, भाला फेंकते हुए, वो चनुदड़ों से मिली है ना, कहां से, चनुदड़ों से मिली है। तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, तांबे की बनी, तांबे की बनी फागता पक्षी, फागता या फागता बतख को बोलते थे ना, फागता पक्षी की
पक्षी की व एक स्त्री जो भाला फेंक रही है, भाला फेंक रही है, भाला फेंक रही है। ये कहाँ से मिली है? चन्हूदड़ों से मिली है विद्यार्थियों। कहाँ से? चन्हूदड़ों से मिली है। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों कुछ प्रमुख मूर्तियां जो हमें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, एक तांबे की इक्का गाड़ी और मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी, वो हड़प्पा और हमें मिली है चन्हूदड़ों से, है ना। तांबे की इक्का गाड़ी और मिली है चन्हूदड़ों और हड़प्पा से, या हड़प्पा और चन्हूदड़ों से मिली है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ठीक है, अन्य मूर्तियों वाली बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको लिख लेना ना, इसी क्रम में लिख लेना। ठीक है, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी। तांबे की इक्का गाड़ी का मतलब वही होता है बैलगाड़ी, एक तरीके से ना, मैं यहाँ पे लिख दूं बैलगाड़ी, तांबे की बैलगाड़ी, है ना। ये कहां से मिली है तांबे की बैलगाड़ी विद्यार्थियों? तांबे की जो बैलगाड़ी मिली है वो हड़प्पा और चन्हूदड़ों से मिली है। कहां से? हड़प्पा व चन्हूदड़ों, हड़प्पा व चन्हूदड़ों से मिली है। ठीक है, तो ये थी प्यारे साथियों धातु की प्रमुख मूर्तियां जो हमने यहाँ पे लिखी। आप इसे उतारें, मैं साइड में हो जाता हूं, आप अच्छे से इसको उतार लीजिए। और इसी प्रकार से जो है आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की कला के अंतर्गत मूर्तियां देखी, और मूर्तियों में पत्थर की मूर्तियां देख ली और दूसरी धातु की मूर्तियां देख ली। ठीक है विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम देखेंगे इसकी मरण मूर्तियों के बारे में देखेंगे, जो कि मरण मूर्तियां लगभग सारे स्थलों से मरण मूर्तियां हमें मिली हैं। फिर हम उसके मुहरों के बारे में देखेंगे, लिपि के बारे में देखेंगे, मणकों के बारे में देखेंगे, है ना, और कुछ विविध देख लेंगे, नाप तोल है, बाट वगैरह है, वो सब कुछ देख के और हम इसकी कला को जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों आप इसे अच्छे से तैयार करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये नोट्स आप ऐसे बनाएं कि ये आपकी अमूल्य धरोहर बनेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि आप इन नोट्सों को पढ़कर अच्छी से अच्छी एग्जाम पास करोगे। देखो एक ही बार मेहनत होगी, साल भर लगेगी आपको मेहनत करने में, है ना। आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतना बेहतरीन ये आपकी धरोहर होगी कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हो, कल को नेट की परीक्षा भी आपको देनी है, वो भी आप इन्हीं नोट्सों को पढ़ के और नेट पास कर लोगे। कुछ नया मैटर मिलता है, मान लो कुछ छोटी मोटी चीजें मिलती हैं, तो बीच बीच में ऐड करते जाइए, क्योंकि बार बार हम किताबों को नहीं पढ़ सकते, है ना। और नेट हो गई तो फिर आप प्रोफेसर के एग्जाम दोगे, क्योंकि अगले साल तक प्रोफेसर की भर्ती भी आएगी, 2026 में तो पक्का आएगी, 2025 के लास्ट या 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर की फिर भर्ती आएगी राजस्थान में। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको इतिहास पढ़ना होगा, तो भी यही नोट्स काम देंगे, और नौकरी लग जाओगे तो पढ़ाने जाना है तो भी यही नोट्स काम देंगे। तो इसमें आप कहने का मतलब प्रत्येक पन्ने में ऊपर और नीचे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए चले, ताकि कोई नया मैटर मिल जाए तो उसे हमें ऐड करते जाए और ऐड करते जाए, एक ऐसा मैटर हमारे पास तैयार हो जाए कि पुस्तकों को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और हमारे नोट्स पढ़कर ही हम अच्छी से अच्छी परीक्षा जो है वो पास कर लेंगे। और रोज की 2 क्लास देखते जाओ, बस अभी तो 1 आ रही है, अब हो सकता है क्या 16 अगस्त से मैं कंफर्म है लगभग आपको 2 क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बता ही दूं कि 16 अगस्त से आपको 2 क्लास देखने को मिलेगी। 16 अगस्त को लगभग दोपहर को 2 बजे मैं आपको राजस्थान इतिहास की क्लास अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक और आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि आपको अब एक के साथ 2 क्लास देखने को मिलेगी, और ये कंटिन्यू चलेंगी जब तक हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो जाता, तब तक 2 क्लास रोज चलेंगी। अब किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जैसा कि मैंने आपको एक भी क्लास मिस नहीं की है, जिस दिन से इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किया है उस दिन से आज तक एक भी ना तो छुट्टी रखी है, केवल पूर्णिमा की छुट्टी रखी थी, और महीने में एक ही छुट्टी रखूंगा पूर्णिमा की, उसके अलावा किसी प्रकार की कोई छुट्टी मैं नहीं रखूंगा। और आपको महीने में जैसे अब 2 क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो 1 महीने में आपको 58 क्लास देखने को मिलेगी, मतलब मिलेगी, ये फाइनल है। ठीक है, तो आप पूरे विश्वास के साथ बने रहें,
क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जितना डिटेल से अब पढ़ा रहा हूं उतना ही डिटेल से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा विद्यार्थियों। तो आप बिल्कुल बने रहें और अपने यारों दोस्तों को भी बताएं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे अंदर भी एक हौसला बना रहे। आपके जो कमेंट आते हैं बड़े गजब के आते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप कमेंट भी करना कि कैसा लगा ये सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।